हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम ISLM एनालिसिस या अप्रोच के बारे में पढ़ रहे थे। भाई हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से देखते हैं भाई मनी मार्केट के अंदर और प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ISLM अप्रोच के द्वारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है या इक्विलिब्रियम स्थापित होता है। तो सबसे पहले हमने उसमें देखा था भाई जो आपका IS जो आपका कर्व होता है उसके द्वारा किस प्रकार से प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम स्थापित होता है। यानी कि जो आपका IS जो कर्व था वो किससे रिलेटेड था, वो आपका प्रोडक्ट मार्केट से रिलेटेड था। उसमें हमने देखा था भाई किस प्रकार से जो आपका IS जो कर्व है वो ड्राइव किस प्रकार से किया जा सकता है, या उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन क्या था। डिमांड फंक्शन के अंदर हमने देखा था भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और निवेश के बीच दोनों के अंदर क्या रिलेशन है। उसके बाद हमने जब देखा था भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन होता है तो वो किस प्रकार से एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर और GDP के लेवल को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो किस प्रकार से एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर और GDP के स्तर को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। उसके बाद हमने देखा था भाई किस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट और GDP के जो डिफरेंट लेवल है और जो आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट है उन सभी के बीच में क्या रिलेशन है, या किस प्रकार से जो आपका IS कर्व है वो ड्राइव किस प्रकार से किया जा सकता है, या उसका डेरिवेशन किस प्रकार से होता है। उसके बाद देखा था मैंने भाई जो शिफ्ट किस प्रकार से आपका IS कर्व होता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं LM कर्व। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं LM कर्व एंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। जो आपका LM कर्व होता है वो आपका मनी मार्केट इक्विलिब्रियम से संबंधित मनी मार्केट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होता है, यानी कि ये मनी मार्केट से रिलेटेड है। LM वक्र एवं मुद्रा बाजार संतुलन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं LM जो वक्र है वो रियल GDP वास्तविक GDP इसको हम Y लेते हैं एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है। यानी कि जो आपका LM जो कर्व है वो उसी प्रकार जिस प्रकार जब आपका IS जो कर्व था वो भी आपका रियल GDP और रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो डिफरेंट कम्बिनेशन थे उनको शो करता था। इसी प्रकार जो आपका LM कर्व है वक्र है वो भी किसको रियल GDP और रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो डिफरेंट कम्बिनेशन है उनको क्या करता है, शो करता है। जो मुद्रा की मांग यानी कि यहाँ पर M का मतलब क्या है, जो LM का मतलब क्या है, L से तो है सप्लाई ऑफ लेबर सप्लाई ऑफ मनी, और M का मतलब है डिमांड ऑफ मनी। तो जो आपका जो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति L के बीच समानता स्थापित करता है। यानी कि जो आपका LM कर्व है उससे पता चलता है भाई जो आपकी मुद्रा की जो मांग है, डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों के अंदर जो समानता को शो करता है। तो यह वास्तविक GDP और ब्याज की बाजार दर के बीच संबंध तथा मुद्रा बाजार में संतुलन दिखलाती है। ये जो LM कर्व होता है वो क्या है भाई, जो आपकी रियल GDP है और आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या संबंध है, और जो आपकी जो मुद्रा बाजार है यानी कि मनी मार्केट है उसके अंदर क्या इक्विलिब्रियम है उसको शो करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भाई जो आपका डेफिनेशन भी दे रखी है इसके अंदर आपका लिप्सी और क्रिस्टल के अकॉर्डिंग LM वक्र दिए गए मुद्रा पूर्ति था दिए गई कीमत स्तर के लिए, यानी कि मुद्रा पूर्ति भी दे रखी है और प्राइस लेवल भी दे रखा है। GDP तथा बाजार दर के संयोग को प्रकट करता है। जो मुद्रा की मांग तथा पूर्ति की समानता के साथ अपरिवर्तनशील है, यानी कि अनचेंजेबल है मुद्रा की मांग और पूर्ति के साथ। नेक्स्ट इसके जिस प्रकार से मैंने पीछे वही पढ़ा था वही बातें इसके अंदर है। LM वक्र की अगर डेरिवेशन की बात करें तो इसमें भी 3 रिलेशन निकल के आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो मुद्रा की मांग डिमांड ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच क्या रिलेशन है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे भाई जो मुद्रा की मांग तथा ब्याज की दर के बीच क्या संबंध है और किस प्रकार मुद्रा की मांग में परिवर्तन के द्वारा, यानी कि जो सेकंड इसके अंदर हम देखेंगे भाई किस प्रकार मुद्रा की मांग में परिवर्तन के द्वारा, मुद्रा की मांग में अगर परिवर्तन हो जाता है तो GDP में परिवर्तन ब्याज की दर को प्रभावित करता है। यानी किस प्रकार से अगर मुद्रा की मांग में परिवर्तन होता है तो वो किस प्रकार मुद्रा की मांग में परिवर्तन होगा तो GDP में परिवर्तन होगा, और जो GDP में जो परिवर्तन होगा वो किस प्रकार ब्याज की दर को प्रभावित करता है, ये इसके अंदर हम देखेंगे। और नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे एक और रेट ऑफ इंटरेस्ट और GDP के विभिन्न मूल्यों, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और GDP के भी डिफरेंट वैल्यू क्या है। तो दूसरी ओर मुद्रा की मांग और सप्लाई ऑफ मनी के बीच समानता के संबंध को, यानी एक साइड तो हम देखेंगे भाई जो आपका
रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीडीपी के जो विभिन्न मूल्य है उनमें क्या समानता है, और दूसरी ओर हम देखेंगे वह जो मुद्रा की जो मांग है और जो सप्लाई ऑफ मनी है यानी कि मुद्रा की जो पूर्ति है उनमें क्या क्या समानता है उसके संबंध में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड फॉर मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मुद्रा की मांग और ब्याज की दर में क्या रिलेशन है या क्या संबंध है। तो मुद्रा की जो सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड फॉर मनी किसे कहते हैं, मुद्रा की मांग क्या होती है। मुद्रा की मांग से अभिप्राय लोगों द्वारा वास्तविक शेष की मांग से है। ये मुद्रा का मांग का मतलब क्या होता है भाई, जो लोगों के द्वारा रियल जो बैलेंस उनके कैश के रूप में रखा जाता है या कितने कैश के रूप में कितने उनकी डिमांड की जाती है उसी को हम कहते हैं डिमांड फॉर मनी। वास्तविक शेष का अर्थ है मुद्रा की शेष अथवा नाम मात्र शेष, यानी कि जो वास्तविक जो रियल जो बैलेंस होता है उसका मतलब क्या होता है मनी बैलेंस कितना लोगों के पास या नॉमिनल बैलेंस कितना है, जिनका कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों के साथ समायोजन किया जा सकता है, एडजस्टमेंट की जाती है। अगर जब कीमत स्तर दुगुना हो जाता है यानी कि जब प्राइस लेवल दुगुना हो जाता है, डबल हो जाता है, तब लोग पहले से दुगुनी मात्रा में मुद्रा को अपने पास रखते हैं। यानी कि जब कीमतों का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं पहले से दुगुनी मात्रा में अपने पास मुद्रा रखते हैं, जिससे उनके वास्तविक शेष क्या बने रहे, जो रियल बैलेंसेज है वो क्या रहे बने रहे, उनके कांस्टेंट बने रहे, स्थिर बने रहे, क्योंकि उनकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या बनी रही, कांस्टेंट बनी रही। अर्थव्यवस्था में वास्तविक शेष की मांग दो कारकों पर निर्भर करती है, यानी कि जो इकोनॉमी के अंदर हम देखते हैं वह जो लोग रियल बैलेंस या डिमांड फॉर मनी क्यों करते हैं, वो दो कारणों से करते हैं। सबसे पहले तो क्या जीडीपी का स्तर क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन दो कारणों पर निर्भर करती है लेवल ऑफ जीडीपी और ब्याज की दर, यानी कि जो मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है वो आपकी लेवल ऑफ जीडीपी और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो क्या करती है, निर्भर करती है। जीडीपी का स्तर वास्तविक शेष का स्पष्ट निर्धारक है, क्योंकि वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए लोग अपने पास मुद्रा रखते हैं। जीडीपी के उच्च स्तर का वास्तविक शेष की उच्च मांग है, यानी कि अगर जीडीपी का स्तर उच्च होगा तो जो वास्तविक जो शेष होता है मुद्रा की जो मांग होती है वो क्या होगी, उच्च होगी। इसके विपरीत अगर जो जीडीपी का जो लेवल है वो लो होगा तो जो आपकी मुद्रा की जो मांग है यानी कि डिमांड फॉर मनी है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो ब्याज की दर का अर्थात मुद्रा को अपने पास रखने की अवसर लागत है, यानी कि जो ब्याज की दर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, वो मुद्रा को अपने पास रखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, अवसर लागत होती है। क्योंकि जब आप एक निश्चित राशि अपने पास नगद रूप में रखते हो तो आपको ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली उस आय से वंचित रहना पड़ता है। यानी कि जब आप मान लेते हैं भाई कोई भी एक डेफिनेट राशि या निश्चित राशि को अपने पास रखता है कोई व्यक्ति, तो उसको इंटरेस्ट से क्या है वंचित रहना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो इस प्रकार से एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो जो आय उसको इंटरेस्ट से प्राप्त होती थी उसको उससे क्या रहना पड़ेगा, वंचित रहना पड़ेगा जो आपको प्राप्त हो सकती थी यदि इस राशि को आपने बॉन्ड्स खरीदने हेतु निवेश किया होता। यानी कि अगर आप मान लेते हैं उसको बॉन्ड्स खरीदने हेतु या किसी और काम में लगा देते हैं जिससे आपको ब्याज में इंटरेस्ट मिलती है, तो उस आय से आपको क्या रहना पड़ता है, वंचित रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की ऊंची दर का अर्थ है नगद शेष रखने की ऊंची अवसर लागत, यानी कि अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी तो जो आपका डिमांड फॉर मनी है वो क्या होगी, लो होगी, कम होगी। और अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो डिमांड फॉर मनी या जो आपका रियल बैलेंस है उसको वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वो जो आपका रियल जो बैलेंस है यानी कि जो नगद कैश जो बैलेंस है की मांग एक निश्चित जीडीपी स्तर पर ब्याज की दर के साथ उसका क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। यानी कि अगर ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो मुद्रा की मांग क्या होगी, कम होगी, और अगर ब्याज की दर कम होगी तो मुद्रा की मांग क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। तो ये इसका डायग्राम, इसके अंदर हम देखते हैं जो आपका डायग्राम के थ्रू भी इसको हम देख सकते हैं। जैसे हम ये डायग्राम के अंदर हम देखते हैं जो आपकी L1 जो रेखा है यह दर्शाती है कि मुद्रा की मांग का आर के साथ विपरीत संबंध है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या है, विपरीत संबंध है। जीडीपी के एक निश्चित स्तर पर, यानी कि यहाँ पर हम लेते हैं इस पर हम लेते हैं आपका डिमांड फॉर मनी, इस पर ओ एक्सिस पर हम लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जीडीपी के एक निश्चित स्तर पर उच्च रेट ऑफ इंटरेस्ट का अर्थ मुद्रा की कम मांग है। यानी कि देखते हैं हम जब एक निश्चित स्तर पर अब जब हम देखते हैं जो आर का मतलब क्या होता है भाई, अगर ज़्यादा आर होगी तो मुद्रा की मांग क्या होगी, कम होगी।
और इसके विपरीत भी। जब हम देखते हैं जो आपकी आर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो OR1 है, OR1 है, तब मुद्रा की मांग OK के बराबर है। यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी ज़्यादा है तो डिमांड फॉर मनी क्या है आपकी OK के बराबर है। और जब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते कम हो जाती है, यानी कि OR1 से OR2 हो जाती है, तो मुद्रा की मांग आपकी क्या है, बढ़ जाती है, OK2 हो जाती है। क्योंकि मुद्रा की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, OK2 हो जाती है, OK1 हो जाती है। यानी कि जब मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी डायग्राम के अंदर हम देखते हैं, तो आपकी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाती है, OR2 हो जाती है, तो मुद्रा की मांग क्या हो जाती है, OK1 हो जाती है। जब R स्थिर रहता है, यानी कि जब मान लेते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, तब GDP में वृद्धि होती है। यानी कि GDP में क्या होगी, वृद्धि होगी, तब जो आपकी L1 रेखा सरक कर L2 हो जाएगी। यानी कि जब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट रहती है, तो इससे क्या होगा, GDP में वृद्धि होगी, और GDP में वृद्धि होने से जो आपकी L1 रेखा है ये आपकी क्या हो जाएगी, L2 हो जाती है। तो इसका अर्थ है R के एक निश्चित स्तर पर मुद्रा की मांग में वृद्धि होना, यानी कि R के एक निश्चित लेवल पर आपकी जो मुद्रा की मांग वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो R के एक लेवल पर हम देखते हैं भाई OR2 मुद्रा की मांग आपकी इस लेवल पर, OR2 लेवल पर जो पहले मुद्रा की मांग OK1 थी, तो ये अब बढ़कर कितनी हो जाएगी, OK2 हो जाती है, तब GDP में वृद्धि होगी। यानी कि GDP में जब वृद्धि हो जाती है तो आपकी जो मुद्रा की मांग है वो OK2 हो जाती है, जैसे कि L रेखा के L2 से किस भाव को दर्शाया गया है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ GDP चेंज ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि GDP परिवर्तनों का ब्याज की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जिस प्रकार से GDP में परिवर्तन होता है, GDP के लेवल में जिस प्रकार से परिवर्तन होता है, उन GDP के परिवर्तनों पर जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये नेक्स्ट इसके अंदर हम ये देखते हैं। हम जान चुके हैं कि वास्तविक GDP में परिवर्तनों का मुद्रा की मांग पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। कि जब रियल जो GDP में चेंज होता है तो जो डिमांड फॉर मनी है उस पर क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। और हम ये भी जानते हैं कि ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। यानी हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका जो डिटर्मिनेशन है वो सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी के द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। तो हम देखते हैं GDP का स्तर मुद्रा की मांग पर प्रभाव डालता है। यानी कि जो GDP का जो लेवल होता है वो मुद्रा की मांग पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है, तथा मुद्रा की मांग ब्याज की दर को क्या करती है, प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। तो इन सभी का अगर हम देखते हैं तो GDP, ब्याज की दर तथा मुद्रा की मांग के बीच संबंध की स्थिति को हम पा सकते हैं। कि अगर इन सभी को देखते हैं तो हम देखते हैं वह जो GDP है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मुद्रा की मांग है, उनके बीच क्या क्या इंटर रिलेशन है या संबंध है, उसको इस डायग्राम के थ्रू दिखाया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं वो उनकी जो इंटर रिलेशन, जो क्रियाशीलता है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहले हम देखते हैं मुद्रा की जो सप्लाई है, यानी कि जो सप्लाई ऑफ जो मनी है उसको हम शो करते हैं, या इसी तरह मान ली जाती है, उसको हम M से शो करते हैं। यानी कि जो M है, M लाइन है या करो है, जो लाइन है वो किसको शो करती है, सप्लाई ऑफ मनी को शो करती है। क्योंकि इसका निर्धारण मौद्रिक अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से, यानी कि इसका जो आपकी सप्लाई ऑफ मनी है उसका जो निर्धारण होता है, जो डिटर्मिनेशन होता है, उसका मौद्रिक जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से ऑटोनोमसली किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था में वास्तविक शेष, रियल बैलेंस की पूर्ति को दर्शाता है। इनके रियल बैलेंस कितना है इकोनॉमी में, इसको दर्शाता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि कीमत स्तर स्थिर बना रहता है। यानी कि जो इस मान्यता पर आधारित है कि प्राइस लेवल क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। फिर हम देखते हैं आपके एक निश्चित मुद्रा की मांग, यानी कि एक निश्चित मुद्रा की मांग L तथा मुद्रा की पूर्ति M पर संतुलित ब्याज की दर OR उस बिंदु पर निर्धारित होगी जहां पर L और M बराबर होंगे। यानी कि जहां पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां पर डिटरमाइन होगी, जहां पर L और M बराबर होंगी। इसमें जिस प्रकार से हम देखते हैं डायग्राम के अंदर भी, भाई जब आपकी OR है, जब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट OR है तो वो कहाँ पर निर्धारित होगी, जहाँ पर आपकी L और M बराबर होंगी। ठीक, तो GDP में वृद्धि होने पर, यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं भाई जो आपका ये आपका L1 करो है, ठीक है।
यहाँ पर जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर डिटरमाइन होगी, जहाँ पर आपकी एल सप्लाई डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी दोनों बराबर होंगे, वहाँ पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, डिटरमाइन होगी। क्योंकि जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो किसके द्वारा डिटरमाइन होती है, वो सप्लाई जो मनी की सप्लाई और डिमांड के द्वारा ही क्या होती है, डिटरमाइन होती है। तो जहाँ पर ई पॉइंट पर क्या है, इक्विलिब्रियम है, ई पॉइंट पर जो आपकी रेट ऑफ डिटरमाइन होगी वो क्या होगी, ओ आर के बराबर होगी। जीडीपी में वृद्धि हो जाने से, यानी कि ये जीडीपी को शो करती है एल लाइन, अगर जीडीपी में वृद्धि होने से मुद्रा की मांग क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि जो सप्लाई ऑफ लेबर है, मुद्रा की जो मांग है वो बढ़ेगी। फलस्वरूप मुद्रा की मांग का वक्र जो अब जो आपके L1 है वो क्या थे, L1 L2 L3 ये मुद्रा के मांग वक्र है। तो जब अगर जीडीपी में वृद्धि होगी तो मुद्रा की मांग बढ़ेगी, तो जो आपका L1 जो मांग वक्र है वो L1 से ऊपर की ओर खिसक कर L2 हो जाएगा, यानी कि जो आपका डिमांड करो वो L1 से जीडीपी इंक्रीज होने से जीडीपी अगर बढ़ेगी तो डिमांड फॉर मनी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये जो करो था आपका जो L1 था वो L2 शिफ्ट हो जाएगा, और अब इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, A1 पॉइंट पर होगा, और जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या डिटरमाइन होगी, वो आपकी OR1 के बराबर डिटरमाइन होगी। ठीक, और इसके बाद इसी प्रकार अगर जीडीपी में अगर कमी हो जाती है, तो इस लेवल पर अगर जीडीपी में कमी होती है तो मुद्रा की मांग में भी क्या होगी, कमी होगी। अगर जीडीपी कम होगी तो ये भी क्या होगी, कम होगी। तो कम होने से अगर जो आपका L1 करो है वो क्या होगा, नीचे की ओर L3 शिफ्ट हो जाएगा। तो फलस्वरूप ब्याज की जो दर है OR से घटकर, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो OR से घटकर OR2 हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जीडीपी में परिवर्तन मुद्रा की मांग में परिवर्तन के जरिए ब्याज की दर में क्या है, परिवर्तन का कारण बनता है। यानी कि अगर जीडीपी में, तो इस प्रकार हम देखते हैं वो जो जीडीपी में परिवर्तन होता है वो मुद्रा की मांग के जरिए किस में परिवर्तन का कारण बनता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन का कारण बनता है। तो यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जीडीपी में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव केवल मुद्रा की लेन देन की मांग पर ही पड़ता है। यानी कि जो जीडीपी में परिवर्तन का जो प्रभाव होता है वो मुद्रा की केवल लेन देन मांग, यानी कि ट्रांजैक्शन जो डिमांड होती है उस पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। मुद्रा की सट्टे के लिए मांग पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि मुद्रा की लेन देन की मांग का आर से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, तब जीडीपी में परिवर्तन होने से आर क्यों प्रभावित होता है। इसके लिए दिया गया तर्क, जो इसके लिए एक तर्क दिया जा सकता है, इस प्रकार है। जब मुद्रा की लेन देन की मांग बढ़ती है, या फिर हम कह सकते हैं जीडीपी में वृद्धि के कारण, यानी कि जीडीपी में वृद्धि के कारण जब मुद्रा की लेन देन की मांग है अगर वो बढ़ती है, तब मुद्रा कहाँ से आती है, क्योंकि हमारी यह मान्यता है कि मुद्रा की पूर्ति क्या रहती है, स्थिर रहती है, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया था। लेन देन की मांग का दबाव सट्टे हेतु मुद्रा के निवेश स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी पर दबाव डालता है। बढ़ रही लेन देन की मांग को पूरा करने के लिए लोग अपनी प्रवृत्तियों बॉन्ड्स को बेच देते हैं। बॉन्ड्स की बिक्री में वृद्धि उनकी कीमत को गिरा देती है। तो इस प्रकार से ब्याज की दर बढ़ने लगती है। जीडीपी में वृद्धि, लेन देन के लिए मुद्रा की मांग में वृद्धि, और प्रतिभूतियों और बॉन्ड्स को बेचने का दबाव, जिसमें लेन देन के प्रयोजन हेतु नगद शेष को बढ़ाया जा सकता है। बॉन्ड्स की कीमत में क्या आती है, गिरावट आती है, और ब्याज की दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं थर्ड जो पार्ट है इसके अंदर, नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं एक और रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड जीडीपी के विभिन्न सत्रों के बीच संबंध किस प्रकार से है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीडीपी के विभिन्न जो सत्रों के बीच संबंध किस प्रकार से है, और दूसरी ओर एल और एम के बीच समानता क्या है। यानी कि जो आपकी सप्लाई ऑफ लेबर है और सप्लाई ऑफ मनी है और सप्लाई ऑफ मनी डिमांड फॉर मनी है, उन दोनों के बीच क्या समानता किस प्रकार से शो की गई है उसको हम देखेंगे। तो ये आपका जो ये डायग्राम हुए पहले वाला वही है डायग्राम भाई। हम देखते हैं जैसे आपकी इक्विलिब्रियम स्टार्टिंग पॉइंट पे जब ई पॉइंट पे था, यहाँ पर जो आपकी सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी दोनों बराबर हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट OR है। तो जैसे जैसे जीडीपी का लेवल बढ़ जाता है तो जो आपकी सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या है, डिमांड ऑफ मनी है वो बढ़ जाएगी। तो आपका जो L1 करो था वो L2 हो जाएगा। तो जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी क्या है, बढ़ जाएगी, OR1 हो जाएगी। और इसके बाद अगर आपकी जो मान लेते हैं जीडीपी का लेवल जो है कम हो जाता है, तो इससे जो आपकी डिमांड फॉर मनी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो E2 पॉइंट पर होगा, और जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, OR2 कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको हम देखते हैं वह किस प्रकार से जो आपकी किस प्रकार से जीडीपी लेवल ऑफ जीडीपी और आपकी जो थी
डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी के रिलेशन के साथ किस प्रकार से हम एलएम कर्व को क्या है ड्राइव कर सकते हैं, या किस प्रकार से दोनों के अंदर समानता शो कर सकते हैं। भाई जो आपकी डिमांड ऑफ मनी किसके बराबर होगी, सप्लाई ऑफ मनी के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका जीडीपी में परिवर्तन के कारण जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनमें भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जीडीपी के प्रत्येक स्तर के लिए ब्याज की दर वह होनी चाहिए जो मुद्रा की मांग और पूर्ति, जो मुद्रा की पूर्ति को समानता दर्शाए। यानी कि यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मुद्रा की मांग और पूर्ति क्या होती है, दोनों बराबर है, वहीं पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, डिटरमाइन होती है। हम मानते हैं कि कीमत स्तर और संपत्ति स्तर क्या रहते हैं, समान रहते हैं। ब्याज की दर और वास्तविक जीडीपी के विभिन्न संयोगों को मिलाने से, यानी कि जिस प्रकार से हम देखते हैं सेकंड डायग्राम के अंदर जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो रियल जीडीपी है उनके जो डिफरेंट संयोग आए थे, इस प्रकार से इस लेवल पर हम देखते हैं बी संयोग मिला है, इस पर सी मिलता है, इस पर डी ए मिलता है। तो ये तीनों ए बी और सी तीनों कॉम्बिनेशन को मिलाने से जो कर्व हमें मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, एलएम कर्व कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका एलएम कर्व हो वो ड्राइव किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से ये बता ही दिया, बार बार वही बातें इसके अंदर है भाई, जो आपका एलएम कर्व है। और जो ये दो कर्व होते हैं आपके एलएम और जो कर्व से बाहर जो पॉइंट हो गए, जो दो पॉइंट है के और एल, ये क्या है डिसइक्विलिब्रियम को शो करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका जो मनी मार्केट के अंदर क्या है, डिसइक्विलिब्रियम है। और जो ये पॉइंट है ए बी सी, इन तीनों पॉइंटों पर जो मनी मार्केट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर पाई जाती है। तो खिसकाव की अगर बात करें तो किस प्रकार से हम देखते हैं भाई, जो आपका एलएम वक्र है वो खिसक जाता, शिफ्ट हो जाता है। तो जो आपका एलएम वक्र है वो क्या है, इस साइड भी शिफ्ट हो सकता है और इस साइड भी क्या है वो शिफ्ट हो सकता है, दोनों साइड क्या है वो शिफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं भाई, जो आपका दोनों जो भी हमने पढ़ा, वस्तु तथा मुद्रा बाजार में एक साथ संतुलन किस प्रकार से होता है। सिम्युलटेनियस इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्ट एंड मनी मार्केट, वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार में एक साथ संतुलन किस प्रकार से होता है, उसको इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। भाई ये तो आपका क्या है, एलएम कर्व है, एलएम कर्व है। ये आपका आईएस कर्व, जो भी हमने पीछे आईएस कर्व हमने किस में, प्रोडक्ट मार्केट के अंदर देखा था, एलएम कर्व हमने मनी मार्केट के अंदर हमने देखा था। तो जो दोनों के अंदर अगर हम इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, मनी मार्केट के अंदर और जो आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहाँ पर आपका एलएम कर्व एलएम कर्व किसके बराबर होगा, आपका आईएस कर्व के बराबर होगा। यानी कि जहाँ पर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगे उसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम स्थापित होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये आपका एलएम कर्व है, ये आपका आईएस कर्व है। तो ये ई पॉइंट पर क्या है, इक्विलिब्रियम है, ये एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो रियल जीडीपी का जो लेवल है वो आपका ओवाई है, और जो आपका इंटरेस्ट रेट का जो लेवल है वो आपका ओआर है। तो इस प्रकार से ये आपका आईएसएलएम अप्रोच थी, मॉडल था। आगे डिसइक्विलिब्रियम भी दे रखा है, हमने बार बार पढ़ लिया भाई। इससे बाहर जितने भी पॉइंट हो गए उन सभी पर क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा, प्रोडक्ट मार्केट के अंदर और आपका मनी मार्केट के अंदर।